दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 30 सितंबर और आज के समाचार पत्रों में जो महत्वपूर्ण समाचार हैं हमारी परीक्षा के लिए, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहला ऐसा न्यूज़ है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के। यह संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसे मिल गई है। तो इस यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो इस बात को लेकर के कि इस विधेयक का क्या नाम रखा गया। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, ये आप याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक। तो अगला क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है यह कि इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो इसमें यह प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है। आगे हम देखें तो इसकी कब तक की अवधि के लिए आरक्षण की बात की गई है। तो इसमें 15 वर्षों तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। लेकिन यह अभी लागू नहीं होगा। यह लागू तब होगा जब हमारी अगली जनगणना होगी और परिसीमन किया जाएगा। उसके बाद संसद में और राज्य की विधानसभाओं में कुछ अनुच्छेद हमें इसी समय देख लेते हैं जो आरक्षण का प्रावधान करते हैं। तो अनुच्छेद 330 की बात करेंगे। इसमें लोकसभा में एससी एसटी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की बात की गई, इनके लिए आरक्षण की बात की गई। 331 में आंग्ल भारतीयों के लिए बात की गई कि हमारी लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की बात की गई है एससी एसटी समुदाय के लिए। इसी तरह से 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों की बात, आरक्षण की बात विधानसभाओं में की जाती है कि राज्यपाल एक व्यक्ति का मनोनयन करेगा। लेकिन इस संदर्भ में हम और आगे देखें तो एक संशोधन विधेयक लाया गया और वो पास भी हुआ। तो 104वां संविधान संशोधन करके संविधान में संशोधन करके एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है उसे तो बढ़ा दिया गया अगले 15 वर्षों के लिए, लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण है अब उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से ये पहला समाचार था। आगे हम चलें तो आगे देखते हैं कि एशियन गेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से यह चर्चा में है, चल रहा है कि निशानेबाजी में 2 और स्वर्ण आए। तो भारत के जो 2 स्वर्ण और आए हैं वो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में और 25 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में आए हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो उसे याद रखिएगा कि इसमें निशानेबाजी में 10 मीटर में, 25 मीटर में और 50 मीटर में प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। इसमें स्वर्ण पदक लेकर के भारत आया है। अब तक कुल 5 स्वर्ण पदक निशानेबाजी में आ चुके हैं। 2 तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, व्यक्तिगत स्तर पर और टीम के स्तर पर। तो आप इन्हें अलग अलग याद रखेंगे और जितने भी ये एशियन गेम में महत्वपूर्ण खिलाड़ी पदक लेकर के आ रहे हैं, स्वर्ण और रजत, कम से कम उनके नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं इसे ज़रूर याद रखिएगा कि वो किस खेल से संबंधित हैं। एशियन गेम कहाँ हो रहे हैं। तो ये चीन के हांगझाऊ शहर में हो रहे हैं। 19वें एशियन गेम ये हैं। हांगझाऊ शहर किस तरफ है। तो ये पूर्वी चीन में स्थित है। अगला जो समाचार इस समय चर्चा में है वो है मनरेगा को लेकर के। विपक्ष की पार्टी के एक नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है मनरेगा योजना के तहत सोशल ऑडिट पर उतना ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सोशल ऑडिट इस मनरेगा योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि इस तरह से यह इच्छा मृत्यु की तरफ इस योजना को ले जा रही है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है अगर इसे हम देखें तो सबसे पहले ये समझें कि यह 2005 में आया था और योजना आई थी तब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से आई थी। बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में परिवार में एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार उपलब्ध करवाने की बात की जाती है। और वह कैसा रोजगार होगा। वह अनस्किल्ड, जो अकुशल मैनुअल श्रम होता है, यानी जहाँ पर मशीनों का काम नहीं है,
ऐसे क्षेत्र में इन्हें श्रम उपलब्ध करवाने की बात की जा रही है, ऐसे श्रम क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व बैंक ने 2014 में इसकी बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण है। विश्व बैंक, आप इसे कहीं भी मेंशन कर सकते हैं विश्व बैंक का नाम लेकर के। यह टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण की बात करता है, जैसे कुआं बनाने की बात हो गई, सड़क बनाने की बात हो गई, तालाब बनाने की बात की गई। इस तरह से आपदा आदि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह योजना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रही है। हम अगले समाचार की तरफ चलें तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर एक साथ करवाने के लिए विधि आयोग काम कर रहा है। तो इस पर एक देश एक चुनाव पर हम अलग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन अभी आप केवल इतना समझिए कि यह संभव है कि 2019 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। और विधि आयोग को समझने के लिए हमने अपने वीडियोज़ में विधि आयोग पर पूरी चर्चा किया है, करंट वाले वीडियो में ही, तो आप उसे देखे होंगे तो विधि आयोग के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी मिल ही गई होगी। हम अगले समाचार की ओर चलें तो वह है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अभी। तो यहाँ से देखें कि किस किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। तो वो है छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो राजस्थान में अगर विधानसभा के सीटों की बात करें तो सीधे 200 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। और तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। हम समाचार की ओर चले तो देखते हैं कि ये पाकिस्तान में हाल ही में विस्फोट हुआ और ये किस प्रांत में हुआ है। तो ये हुआ है बलूचिस्तान प्रांत में। अब हम पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं इसकी बात करें तो पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, इसकी राजधानी है क्वेटा और यह ईरान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर अलगाववादी गतिविधियाँ भी चलती रहती हैं और आतंकवादी गतिविधियों से यह प्रांत ग्रस्त रहा है। यहाँ के जो अन्य प्रांत हैं उसमें सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है। साथ ही साथ ये 4 तो हो गए, साथ ही साथ जो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर नाम देता है। तो आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में अलग नाम से वो प्रशासन करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम अगले समाचार की ओर चलें तो वह है कि कावेरी जल विवाद को लेकर के यह हाल ही में हम देख रहे हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों के बीच काफ़ी विवाद देखा गया, जिसके लिए तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कावेरी नदी के जल के पानी को लेकर के एक कमेटी बनाई गई, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसने पानी के बंटवारे को लेकर के जो तय अधिकार मात्रा है इन राज्यों की, उसमें तय अधिकार मात्रा है, उसके अनुसार तमिलनाडु पानी की मांग कर रहा है और कर्नाटक छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसमें हमें कावेरी जल विवाद के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि हाल ही में बरसात कम हुई तो ये जो मेट्टूर बांध है तमिलनाडु वाले इलाके में बना है, यहाँ पर पानी कम इकट्ठा हुआ तो तमिलनाडु के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब कर्नाटक कहता है कि वर्षा कम होने के कारण हम अपने किसानों को, अपने शहर को पानी की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह अधिक पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर इस कावेरी नदी के बारे में देखें तो तमिल में इसे पोन्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण की गंगा कही जाती है और
इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसके बाएं हाथ से अर्कावती, हेमवती, सिमसा, हरंगी ये नदियां मिलती हैं तथा बाएं तट से अर्कावती, हेमवती, सिमसा और हरंगी नदी मिलती है तथा दाहिने तट से लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भावनी और कावेरी नदियां मिलती हैं। अब कावेरी नदी विवाद को अगर समझें तो यह लगभग 150 वर्ष पुराना विवाद है। इसके पानी को लेकर के 4 राज्यों में बंटवारे की बात की जाती है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो ये विवाद जो है इतना पुराना है, इसको लेकर के 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। साथ ही कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी भी बनाई गई जो इसके पानी के बंटवारे की बात करती है। साथ ही एक और फैक्ट याद रखेंगे कि 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था। संविधान में जो अनुच्छेद 262 है इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है उसको सुलझाने की शक्ति जो है वह भारत की संसद के पास है। तो जो नदी जल विवाद होता है उसमें पानी का बंटवारा कैसे होगा, यानी वितरण, उसके उपयोग और नियंत्रण को लेकर के जो प्रावधान की बात की गई है वह अनुच्छेद 262 में वह शक्ति संसद को दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन। हम अपने आगे के कुछ समाचार देखें तो पेरिस समझौता चर्चा में है। हम UNFCCC की बात करते हैं, इसके यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सदस्य देशों ने इस एक ढांचे की बात की, फ्रेमवर्क की बात की। तो ये 1992 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए और यह 1994 में लागू हुआ। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बैठक की बात की जाती है। तो जो COP21 की बैठक की बात की गई वह 2015 में पेरिस में की गई, जिसमें कहा गया कि आगे आने वाले समय में हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने प्रयासों की बात करेंगे। इसी संदर्भ में यह समझ लेना जरूरी है कि जो 2015 में पेरिस में जलवायु की बैठक हुई थी उसमें कहा गया कि दुनिया भर के लोग 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन में 43% तक की कमी ले आएंगे तथा 2035 तक 60% तक की कमी की लाने की बात की गई है। अभी यही इसलिए चर्चा में आया क्योंकि एक शब्द ग्लोबल स्टॉकटेक है। ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, यह सीधे सीधे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो ग्लोबल स्टॉकटेक इसी COP21 में हम सारे देश मिल करके कितनी प्रगति कर रहे हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी समीक्षा की एक प्रणाली है कि 2 वर्ष में देशों की समीक्षा की जाएगी कि कौन देश कितना काम कर रहा है। तो इसमें इस समय चर्चा में इसलिए आया कि कहा गया कि जो भारत है वह यह आरोप लगा रहा है कि जो विकसित देश हैं वह विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए रोक रहे हैं, साथ ही स्वयं जीवाश्म ईंधनों के क्षेत्र में खूब निवेश कर रहे हैं। तो यह सब पहल अस्वीकार्य है। तो इस तरह से ग्लोबल स्टॉकटेक प्रश्न के लिए, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से। साथ ही COP21 क्या है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस जलवायु परिवर्तन की अगली बैठक जिसे COP28 कहा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 28वीं बैठक कहाँ होगी यह भी जान लेना ज़रूरी है। तो यह अगली बैठक हो रही है इसी 1-2 महीने में UAE में यह बैठक होगी। तो यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आगे के समाचार की ओर चलें तो हाल ही में रूस और दक्षिणी सूडान के बीच यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के बीच एक बैठक की बात की जाती है। तो यहाँ से यह दक्षिणी सूडान चर्चा में है। दक्षिणी सूडान पूर्वी या मध्य अफ्रीका के बीच कहें एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है।
यहाँ भारत की जो शांति सेना है वह बहुत दिनों तक काम करती रही है। इसकी राजधानी जूबा है। पेट्रोलियम के भंडार यहाँ जूबा में पाए जाते हैं। साउथ सूडान इसमें समृद्ध है। तो यहाँ से यह मैप के सेक्शन में भी जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन से देशों से इसकी सीमा लगती है। तो हम यहाँ देखें कि इसके पूर्व की तरफ इथोपिया है, इसके उत्तर की तरफ सूडान है। पहले सूडान और साउथ सूडान दोनों एक ही देश हुआ करते थे। 2011 में यहाँ पर गृह युद्ध के बाद जनमत संग्रह की बात की गई, तो तब यह तय हुआ कि ये दोनों देश अलग होंगे। तो उत्तर की तरफ सूडान और दक्षिण की तरफ साउथ सूडान। पश्चिम की तरफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ठीक दक्षिण की तरफ युगांडा है। और पूर्व और दक्षिण के कोने पर देश है केन्या। तो इन देशों से इसकी सीमा लगती है। तो मैप के सेक्शन के लिए ये आज हम देखें दक्षिणी सूडान के बारे में। हम अपने आगे के समाचार की ओर चलें तो एक छोटा सा फैक्ट ये है, हाल ही में ईरान ने अपना एक उपग्रह छोड़ा नूर 5। तो यहाँ से परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि नूर 5 क्या है। तो नूर 5 ईरान के द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है, जो यहाँ की जो अर्धसैनिक बल या जो सेना के रूप में काम करने वाली इनकी वैज्ञानिक इकाई है, उन्होंने इसे छोड़ा है। तो नूर 5 एक तरह का उपग्रह है। किसका है? ईरान का है। तो आज के समाचार पत्रों में ये चर्चा में रहे। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।